हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार वडाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी 8th क्लास है और चैप्टर नंबर 8 आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और इसी 8th क्लास में चैप्टर नंबर जो 8 है उसको हम लोग आपका देख रहे हैं। जैसे इसमें है महिलाएं, जाति एवं सुधार। तो महिलाओं को लेकर पढ़ेंगे, थोड़ा जाति व्यवस्था की क्या स्थिति है और कैसे उसमें रिफॉर्म हुआ, इस थोड़ा रिफॉर्म के विषय में आप पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक। अब कह रहे हैं, क्या आपने कभी सोचा था कि 200 साल पहले बच्चों की जिंदगी कैसी रही होगी? क्या कह रहे हैं, कभी आपने सोचा है कि आज से 200 साल पहले का जो लाइफ है, वो जीवन है, वो बच्चों का कैसे रहा होगा? क्या कभी आपने सोचा है? आजकल मध्यवर्गीय परिवारों में ज्यादातर लड़कियां स्कूल जाती है। कह रहे हैं, जो आपका मिडिल क्लास फैमिली है वो ज्यादातर स्कूलों में क्या करती हैं, लड़कियां आपका स्कूल जाती हैं। ठीक है, उनमें से बहुत सारे लड़कों को साथ पढ़ती हैं। बड़े होने पर उनमें से बहुत सारी लड़कियां कॉलेज और कुछ विश्वविद्यालय जाती हैं। कब की बात कर रहा है कि 200 साल पहले की कंडीशन से अगर हम आज का कंपेयर करें तो मिडिल क्लास की फैमिली ज्यादातर अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, लड़कियों को स्पेशल। क्योंकि हम लोग इसमें आपके महिलाओं की बात करेंगे तो इसलिए हमने लड़कियों को लिया है कि वो स्कूल भेजती हैं, कुछ आपका कॉलेज जाती हैं, कुछ आपका जो है विश्वविद्यालय जाती हैं और विभिन्न प्रकार की नौकरियां करती हैं। कानूनन शादी के लिए बालिग होना जरूरी है। कह रहे कानून की नजर में अगर आप शादी कर रहे हैं तो आपको बालिग होना जरूरी है। कैसे हो आप लोग? बालिग हो। और कानून के अनुसार किसी भी जाति या समुदाय के व्यक्ति से शादी कर सकती है। किसी भी तरह की जाति या किसी भी तरह के आपके समुदाय से वो आपका शादी कर सकती है। यहां तक कि विधवा भी दोबारा शादी कर सकती है। पुरुष की तरह सभी महिलाओं को वोट डाल सकती हैं, चुनाव लड़ सकती हैं। बेशक सभी महिलाएं इन अधिकारों का उपभोग नहीं कर सकती, नहीं कर पाती। यानी कि सारी चीज है, जिस तरह से जो राइट्स आपका पुरुषों को दिए गए हैं वैसे ही अधिकार आपका महिलाओं को भी मिले हैं। लेकिन है क्या, इन सारे राइट्स में, इन सारी चीजों में, इन सबके लिए आपका महिलाओं को प्रॉपर राइट्स हैं, लेकिन बहुत सारी महिला उन राइट्स को आपका नहीं जानती हैं कि उनके क्या अधिकार है। ठीक है, और गरीबों को शिक्षा के लिए माहौल मुश्किल से मिलता है। फिर जो आपके गरीब लोग हैं उनको जो शिक्षा का जो माहौल है वो क्या है, वो आपका आसानी से नहीं मिलता है। कह रहे हैं कि कम मिलते हैं या मिल नहीं पाते हैं। बहुत सारे परिवार में लड़कियां और अपनी इच्छा अनुसार पति भी चुन सकती हैं। कैसा है, पति भी जो है आपका चुन सकती है। 200 साल पहले हालत बहुत भिन्न थी। ज्यादातर बच्चों की शादी बहुत कम समय में ही कर पाती थी। हिंदू व मुस्लिम दोनों धर्म के पुरुष एक साथ एक से ज्यादा पत्नियां रख सकते थे और देश के कुछ भागों में विधवाओं से ये उम्मीद की जाती थी कि वे अपनी पत्नी अपने पति की चिता के साथ ही जिंदा जल जाएं। यानी कि कुछ जगह ऐसा था या कुछ उम्मीद, यानी कि ऐसा आशा रहती थी कि वे अपने पति के साथ आपका चिता के साथ वो क्या हो जाए, आपका जिंदा जल जाए। इस तरह से स्वेच्छा से जबरदस्ती मार दी जाती थी। महिलाओं को सती कहा जाता है, यानी कि जिनके पति मर गए हैं उन महिलाओं को या तो वो खुद अपनी इच्छा से पति के साथ चिता में बैठ जाए, या क्या हो जाए बच्चों, या वो खुद, या तो उसको जबरदस्ती बैठा दो या उसको खुद वो अपनी मर्जी से बैठ जाए। तो ऐसी प्रथा को बोला गया सती प्रथा। क्या कहा गया? सती प्रथा। ये देखिए, इस प्रकार का एक एग्जाम्पल हमको दिखाया गया है कि कह रहे हैं कि सती बाल धतल साल्विन द्वारा बनाया गया चित्र है 1813, और 1813 में बना था, और 1829 के आसपास सती प्रथा पर आपका लॉर्ड विलियम बेंटिन ने राजा राम मोहन राय के प्रयासों के द्वारा सती प्रथा को आपका गैर कानूनी घोषित करा दिया। अगर कोई इस प्रकार से आपका सती प्रथा में कोई
जो सम्मिलित पाया गया, कुलित पाया गया, तो उस पर आप कानूनन कार्रवाई होगी। ऐसा किसने कहा? ऐसा इन्होंने कहा इसमें, ठीक है। सती का शाब्दिक अर्थ है सदाचारी महिला था। कैसा था? सदाचारी महिला। संपत्ति भी महिलाओं के अधिकार बहुत सीमित थे। शिक्षा तक महिलाओं की प्राय कोई पहुंच नहीं थी। कह रहा है कि अगर आप लोग देखोगे, सती का अर्थ होता है सदाचारी महिला। कोई आपसे पूछ ले सती का अर्थ क्या है? सदाचारी महिला। तो उस समय के आप देखोगे तो महिलाओं का संपत्ति पर भी बहुत सीमित अधिकार था। यानी कि जिस तरह से आज आपका लड़की को लड़के के बराबर या पुरुष को स्त्री के बराबर जो है संपत्ति के अधिकार कानून तौर पर मिले हैं, आज से 200 साल पहले ये सारे अधिकार उनके पास नहीं थे, ठीक। और थे भी तो बड़े सीमित मात्रा में थे, बहुत लिमिटेड थे, ठीक है। और कह रहा शिक्षा तक महिलाओं की प्राय कोई पहुंच नहीं थी। देश के बहुत सारे भागों में लोगों को विश्वास था कि वे अगर औरतें पढ़ी लिखी होंगी तो वह जल्द विधवा हो जाएंगी, और लोगों ने एक विश्वास बना दिया था। आप इसको विश्वास का अंधविश्वास कहिए कि अगर महिला पढ़ लिख ली तो वो क्या हो जाएंगी? जल्दी विधवा हो जाएंगी। ऐसा उन्होंने इस समाज में एक प्रेडिक्शन हो गया उनका कि अगर ऐसा हुआ तो ये क्या हो जाएंगी? सब आपका अंधविश्वासी हो जाएंगे। समाज में सिर्फ स्त्री और पुरुषों के बीच फर्क नहीं था। कह रहे जो समाज है उसमें स्त्री और पुरुषों के बीच में कोई फर्क नहीं था। ज्यादातर इलाकों में लोग जातियों में बटे हुए हैं। ब्राह्मण और क्षत्रिय खुद को नीची जाति का मानते हैं। इसके बाद व्यापार और महाजनी आदि से जुड़ी जातियां, जिन्हें प्राय वैश्य का स्थान आता था। कुछ ऐसी जातियां थी जो आपका व्यापार और महाजनी से जुड़ी हुई थी, उनको हम क्या कहते हैं कि वो वैश्य हैं। वैसे मतलब वो वर्ग है जो बेसिकली आपका ट्रेड करता है, जो व्यापार करता है, हम उसको वैश्य कहते हैं। फिर काश्तकार, जो यानी जो कुछ काम करना जानते हैं। बुनकर, जो कुछ बनाते थे। कुम्हार, जो आपका मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाते हैं। जैसे दस्तकार आते हैं, जिन्हें शूद्र कहा जाता है। यानी कि जो लोग आपका लकड़ी बनाते हैं, बढ़ई का काम करते हैं, कुम्हार का काम करते हैं, चमड़ा निकालने का काम करते हैं, किसी के घर में कोई काम करते हैं, तो उनको उस जमाने में कहा गया शूद्र। और जो लोग ट्रेड या व्यापारी करते थे उनको कहा गया आपका वैश्य कहा गया। और आपको याद होगा 6th क्लास में जब आपने पढ़ा होगा, तो 6th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था क्या बताती हैं कब्र और किताबें। तो उसी में हमने किताबों में ऋग्वेद के बारे में पढ़ रहे थे, और हमने देखा था कि ऋग्वेद के अंतर्गत बताया गया था कि कुछ लोगों को युद्ध में जीत कर लाया जाता था, जिनको दस्यु यानी कि दास कहा गया। और वही दास बाद में गुलाम बन गए, और गुलाम से वो शूद्र बन गए। ये स्थिति मैंने आपको 6th क्लास में पढ़ाई थी। क्लियर है? अब थोड़ा सा इसमें आगे देखते हैं। इस श्रेणी क्रम में सबसे निचले पायदान पर ऐसी जातियां थी जो गांव और शहरों में साफ सुथरा रखती थी। यानी कि किनको रखा गया? जो लोग साफ सफाई में काम करने में करते थे, ये उनको इनके अंतर्गत आपका बोला गया। ऐसे काम धंधे करती थी जिन्हें ऊंची जाति के लोग दूषित कार्य मानते थे। कैसा मानते थे? आपका दूषित कार्य मानते थे। यानी ऐसे काम जिनकी वजह से उनकी जातियां भ्रष्ट हो जाती थी। कैसे हो जाती थी उनकी जाति? भ्रष्ट हो जाती थी। ऊंची जाति निचले पायदान पर खड़ी हुई इन जातियों को अछूत मानती थी। कैसे मानती थी? इनको अछूत मानती थी। इन लोगों को मंदिर में प्रवेश करने, स्वर्ण जाति के इस्तेमाल करने, कुओं से पानी भरने, ऊंची जाति के आधिपत्य वाले में घाट, तालाब और नहाने की छूट नहीं थी। यानी कि जो लोग साफ सफाई करते थे, दूसरी जगह को साफ फिल्टर करते थे, उन लोगों को बड़ा हम निचले पायदान पर मानते थे। तो क्या कहते थे कि ये लोग क्या नहीं कर सकते? ध्यान दीजिए, ये लोग मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते। स्वर्ण जाति का इस्तेमाल से, ये जहां पर आपके स्वर्ण वर्ग में कहा गया है, जो ऊंची जाति के लोग थे, उस समय आपका ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ग को और शूद्र को आपका स्वर्ण वर्ग में रखा जाता था। उनके लिए आपका कुआं से पानी नहीं कर निकाल सकते थे। ऊंची जाति के अधिपत वाले लोग जो है घाट तालाबों से नहाने की छूट नहीं, यानी कि आप किसी तालाब से, किसी से घाट से आप पानी नहीं निकाल सकते, आप उनको छू नहीं सकते थे। उन्हें निम्न दर्जे का मनुष्य माना जाता था। क्या है?
बहुत लो लेवल के वो क्या है आपके पुरुष हैं, उनको बहुत लो दर्जे का यानी कि निम्न दर्जे का उनको माना जाता था। वो कैसे थे? बहुत लो लेवल के थे। 19वीं और 20वीं सदी के दौरान उनमें से बहुत सारे कायदे कानून नजरिए धीरे धीरे बदलते चले गए। आइए देखते हैं कि ऐसा कैसे हुआ कि धीरे धीरे बहुत सारे नियम, जब हम 20वीं सदी में प्रवेश करें तो शिक्षा के माध्यम ने बहुत सारे बदलावों को हमारे समाज में रख दिया और उन बदलाव का असर आया, लेकिन ये बदलाव बहुत धीरे धीरे नजर आ रहा था। आइए देखते हैं इनका बदलाव, इनका नजर कैसा था और किस प्रकार था। ठीक है, कह रहे परिवर्तन की दिशा में उठाए गए कदम। कह रहे जो परिवर्तन था उसकी दिशा में किस प्रकार के कदम उठाए गए थे। 19वीं सदी की शुरुआत से ही हमें सामाजिक रीति रिवाज और मूल्य मान्यताओं से संबंधित बहस, मशवरे और चर्चा का स्वरूप बदलता दिखाई दिया कि बहुत सारी ऐसी मान्यता थी, बहुत सारी ऐसे बहस और मशवरे थे जिनकी चर्चाओं का जो स्वरूप है वो हमको आम रूप में आपका दिखाई दिया। इसकी एक लंबी अहम वजह थी कि संचार के नए तरीके विकसित हो रहे थे। ठीक, पहली बार किताबें, अखबार, पत्रिकाएं, पर्चे और पुस्तकालय छप रही थी। ये चीजें न केवल पुराने साधनों के मुकाबले सस्ती थी, बल्कि उन पांडुलिपियों के मुकाबले ज्यादा लोगों तक पहुंच भी थी जिनके बारे में आपने कक्षा 7 या 6 में पढ़ा होगा कि लिहाजा आम लोग उन चीजों को पढ़ सकते थे। उन्हें से बहुत सारी अपनी भाषाओं में लिख सकते थे और अपने विचार व्यक्त कर सकते। विचार का मतलब, व्यक्त करने का मतलब था अपने लोगों तक उस बातों को रखना। नए शहरों में तमाम तरह के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक जुड़े पुरुष, कभी कभी महिलाओं के बीच चर्चा रहती थी। ये चर्चा आम जनता तक पहुंच सकती थी और सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन से जुड़ी हो सकती थी। कैसे हो सकती थी? जो सामाजिक आंदोलन है उनके भाव और विभाव से ये आपका जुड़ी हो सकती थी कि किस तरह का ये आंदोलन है और आपका चल रहा है, ये उससे जुड़ी हुई जो है आपका हो सकती थी। तो इस तरह का आंदोलन, इस तरह का भाव विभोर को आप लोग देख सकते हैं, ये समाज में था। तो अभी तक जितना पढ़ा है इसमें कोई क्वेरी है, कोई आपको डाउट आ रहा है कि कैसे हमारा समाज था, कैसे इसमें बदलाव था, क्या क्या चीजें इसमें हो रही थी, इन सबको हम बड़े अच्छे से गौर करके आपका देख पाते। ठीक है, चलिए, तो कैसे ये समाज में आपका बटा हुआ था, कैसे दूषित ये सारी चीजें थी, आप इनको गौर करके देख लीजिए। इतना हमने देख लिया कैसे परिवर्तन के कदम धीरे धीरे उठ रहे थे, समाज में आ रहे थे, क्या इनकी स्थिति थी और कैसे सामाजिक संरचना या परिवेश आपका बदल रहा था। क्लियर है? चलिए, अब देखिए क्या कह रहे हैं कि इस तरह की जो बहस से थी, बहस मतलब डिस्कशन थे, वो अक्सर भारतीय सुधारकों और सुधार संगठनों की तरफ से शुरू हुए। कह रहे जितने भी इन समाज को सुधारने के लिए जो भी प्रयास किए गए या जो भी पहल थी, वो हमेशा जो आपके समाज सुधारक थे, जो सोशल आपका रिफॉर्मर थे, चाहे वो कोई संस्था हो या कोई व्यक्ति हो, हमेशा उन्हीं की तरफ से ये पहल की गई थी। उसमें एक व्यक्ति का नाम आता है, देखिए उनका नाम है राजा राम मोहन राय। ये इनका जन्म है 1772 में हुआ और 1733 में ब्रिटेन में एक जगह है ब्रिस्टल, वहां इनकी मृत्यु हो गई थी। क्लियर है? के तहत ये एक सुधारक थे। ठीक है, अब कह रहे हैं कि उन्होंने कलकत्ता में ब्रह्मो सभा के नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया। क्या बनाया? ब्रह्मवादी एक इन्होंने सभा बनाई थी, जिससे क्या होता था, इसको हम ब्रह्म समाज कहते थे। ठीक, और ये क्या थी? जिसे जिसे बाद में ब्रह्मो समाज के नाम से जाना गया। राजा राम मोहन राय जैसे लोगों को सुधारक इसलिए कहा जाता क्योंकि वे मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना, अन्यायपूर्ण तौर तरीके से छुटकारा पाना उनका जरूरी था। कैसा था? समाज में उनका परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीके से उनका छुटकारा पाना।
इस तरह के परिवर्तन लाने के लिए लोगों को इस तरह की बात के लिए प्रेरित किया था कि वे पुराने व्यवहार को छोड़कर जीवन का नया ढंग अपनाने के लिए तैयार हो जाएं। कैसा हो जाए? जीवन का जो नया ढंग है वो अपनाने के लिए आपका तैयार हो जाए। ठीक, ये हमको पूरा ध्यान रखना होता था। अब देखिए, ये है राजा राम मोहन राय, रेम्ब्रांड पील के द्वारा बनाया गया चित्र है। तो ये बहुत बड़े समाज सुधारक हुए हैं राजा राम मोहन राय। इन्होंने ही भारत में सती प्रथा को बंद कराने के लिए बहुत प्रयास किया और उनका प्रयास था बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक तक, ताकि लॉर्ड विलियम बेंटिक इस तरह का कानून पारित कर दें कि अगर किसी ने भी आपका बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर आने वाले जो क्षेत्र हैं, जैसे उसमें ये साउथ के अंदर प्रचलित नहीं थी, बेसिकली ये आपका उत्तर पूर्व और उत्तर भारत में, बेसिकली उत्तर भारत में ही ज्यादा आपका प्रचलित थी कि अगर इस तरह से कोई घटना होती है तो वो गैर कानूनी है। ठीक, और उन्हें क्या होना चाहिए, इस पर थोड़ा सा कुछ आपका उनको संज्ञान जो है ले। तो उनके प्रयासों से ही क्या हुआ, ये आपका हमारा एक कानून बना, सती प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया राजा राम मोहन राय के प्रयासों के द्वारा। तो अभी हमने सती प्रथा को पढ़ा है। सती प्रथा की स्थिति क्या थी कि महिला का अगर कोई पति मर गया है उससे पहले, तो उस महिला को जिंदा आपका चिता पर बैठा देते थे और बोलते थे सती हो गई, यानी कि एक सात्विक स्त्री के नाम से उसको जाना गया। कंडीशन दोनों ही थी, अगर वो खुद अपनी मर्जी से बैठ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो जबरदस्ती बैठाने की कोशिश करते थे। तो ऐसी समाज में एक विडंबना थी, समाज में चली आ रही आपका जो थी परंपरा थी, जो अब नहीं है। 1829 में उसको उन्मूलन कर दिया गया। कह रहे राजा राम मोहन राय देश के पश्चिमी इतिहास का प्रसार करने और महिलाओं के लिए ज्यादा स्वतंत्रता और समानता के पक्षधर थे। कैसे थे? समानता और स्वतंत्रता के पक्षधर थे। उन्होंने इस बात के बारे में लिखा कि किस तरह महिलाओं को जबरन घरेलू काम में बांध कर रखा जाता था। किस तरह से कि जो आपकी महिला है उनको जबरन कैसे वो घरेलू काम में आपके बांध कर रखे जाते थे। उनकी दुनिया घर और रसोई तक सीमित कर दी जाती थी। उन्हें बाहर जाकर पढ़ने लिखने की क्या नहीं थी, आपका इजाजत नहीं थी। ठीक, क्या नहीं थी? पढ़ने लिखने की उनके पास कोई इजाजत वगैरह आपका नहीं थी। विधवाओं की जिंदगी में बदलाव आने की कोशिश, क्या हुआ कि जो बदलाव है वो कुछ आ रहा था विधवाओं के जीवन में। क्योंकि पहले क्या था, विधवाओं को आपका पहले सती कर देते थे। तो विधवा तो बहुत रेयर केस में बनती थी, या कोई आपका घर परिवार नहीं चाहता है कि वो सती बने, तो ही तो वो आपकी विधवा होगी। विधवा कौन है? जिसका पति मर जाए, ऐसी स्त्री को हम लोग विधवा कहते हैं। क्लियर है? तो ये सारा समाज था, ये सारी चीजें थी। इस तरह के हमारे राजा मोहन राय जैसे समाज सुधारकों ने भारत में हो रही जितनी भी ऐसी परंपरा थी जो विज्ञानवाद और तर्कवाद के आधार पर खंडित कर सकते थे, उन्होंने उसका प्रचार और विरोध किया और ये सारी चीजों को हमने देखा। तो एक बार अच्छे से देख लीजिए, फिर इसमें हम लोग आगे बढ़ जाएंगे और गौर करके देखेंगे। तो किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। कह रहे हैं कि जो हमारे इसमें लिखा गया है कि विधवाओं की जिंदगी में बदलाव लाने की कोशिश की गई थी, कैसे हम उनके जीवन में आपका बदलाव ला सकते हैं। देखिए, राजा राम मोहन राय इस बात से काफी दुखी थे कि विधवा औरतों को अपनी जिंदगी में भारी कष्टों का सामना करना पड़ता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्हें वे सती प्रथा के खिलाफ एक मुहिम छेड़ दी। क्या कर दी? सती प्रथा के खिलाफ एक मुहिम छेड़ दी, जिसकी कहानी मैंने आपको बताई है अभी। कह रहे कि राजा राम मोहन राय संस्कृत, फारसी तथा अन्य कई भारतीय एवं यूरोपीय भाषा के अच्छे ज्ञातक थे। ज्ञातक का मतलब उनको नॉलेज थी, बोल सकते थे, पढ़ सकते थे और आपका लिख भी सकते थे। उन्हें अपने लेखन के जरिए यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि प्राचीनतम ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति नहीं है। अनुमति कहीं नहीं दी गई है। ऐसा कहाँ लिखा है? कौन सा ग्रंथ, कौन सा वेद में ऐसा लिख दिया है
ये हमारा आपका ग्रंथ में ऐसा कुछ है। जैसा कि आपने अध्याय 7 में पढ़ा है कि 19वीं सदी के प्रारंभ तक बहुत सारी अंग्रेजी अफसर भी भारतीय परंपराओं और रीति रिवाज की आलोचना करते थे। वे राजा राम मोहन राय के विचारकों को सही मानते थे क्योंकि उन्हें एक विद्वान व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठित थे। फलस्वरूप 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी गई। कब कर दिया गया? 1829 में क्या कर दिया गया? सती प्रथा पर उन्होंने आपका पाबंदी लगा दी। अब कह रहे हैं कि राजा राम मोहन राय ने इस अभियान में जो रणनीति अपनाई थी उसके बाद से सुधार भी अपनाए गए। जब भी वे किसी हानिकारक प्रथा को चुनना चाहते थे तो वो अक्सर प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में एक श्लोक या वाक्य ढूंढने का प्रयास करते थे और उनकी सोच का समर्थन हो सकते थे। इसके बाद वे दलील देते थे कि संबंधित वर्तमान रीति रिवाज महाप्रारंभ के खिलाफ है। मान लीजिए कोई भी नियम चल रहा है, कोई भी कानून है, फिर उसको वो चुनौती देते थे, ऐसा कहाँ लिखा है कि आप ऐसा नहीं कर सकते थे, उसको वो ढूंढते थे प्रॉपर, फिर लोगों को समझाते थे, फिर लोगों को बताते थे। ऐसा उनका प्रयास हमेशा जो है आपका इनके उसमें आपका रहा करता था। क्लियर है? तो ये इस तरह का उन्होंने प्रयास किया। एग्जाम्पल भी हम लोग देखेंगे कि कैसे है, उन्होंने क्या किया है और कौन कौन से समाज सुधारक हुए हैं, उनके विषय में भी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए, कुंडों पर झूला झूलने का त्योहार का चित्र दिया गया है। इस त्योहार में भगत परंपरा अनुष्ठान के तहत अजीब तरह से कष्ट सहने का अभ्यास करते हैं। ये अपने खाल में कुंडा भेद कर एक झूले पर लटका देते हैं और 19वीं सदी के पूर्वार्ध में जब यूरोपीय अफसरों ने भारतीय रीति रिवाज अनुष्ठान को बर्बर कहा तो उनकी आलोचना की और इस त्योहार को खास तौर से आलोचना की गई कि यार ये लोग इस तरह से घूमते हैं, चोट लग जाएगी, मानवता के खिलाफ है। अपनी अपनी बातें रखी गई, लेकिन लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर और हिस्सा लिया और इस तरह से कुंडे का जो आपका ये त्योहार है इसको दिखाने की और इसको बताने की कोशिश की। क्लियर है? ये देखिए, कुंडा भेद कर झूला झूलते थे और लटकते थे। अब ऐसे आजकल नहीं है ये सारी चीजें, ठीक है? ये थोड़ा देखना है कि किस तरह से ये हो रहा था। चलिए इसको भी आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे। अभी तो जितना हमने पढ़ा है पीछे, तो हम किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, मुझसे पूछ लीजिए, या कोई चीज आपको समझ नहीं आई है आप मुझसे पूछ सकते। आगे बढ़ते हैं। चलिए, कह रहे कुछ हमें स्रोत है, स्रोत का मतलब एविडेंस है, कुछ हमारे पास है, कंक्लूजन है, उसको पढ़ते हैं। पहले हमने उन्हें लकीरों में बांध देते थे। राजा राम मोहन राय ने अपने विचारों का प्रयास करने के लिए बहुत सारे पर्चे लिखे। क्या लिखे उन्होंने? बहुत सारे आपके प्रचार, मतलब बहुत सारे पर्चे लिखे। किसके लिए? राजा राम मोहन राय के जो प्रयास हैं उनके लिए। इनमें से कुछ पर्चे खास तरह के रीति रिवाज के समर्थक थे। कैसे थे? कुछ खास तरह के जो आपका रीति रिवाज होता है उसको भी आपके समर्थक थे। और इसके रूप में लिखा, सती प्रथा के बारे में प्रथम इस तरह का उल्लेख आपका लिखा गया था। अब देखिए दो चीज थे, एक वो लोग थे जो आपका सती प्रथा के आपके समर्थक थे, जो ये कहते थे कि हमारे समाज में जो आपका सती प्रथा है वो बिल्कुल सही है। क्लियर है? कह रहे औरतें क्या है, कुदरती तौर पर कम समझदार, बिना दृढ़ संकल्प वाली, भरोसे के योग्य नहीं है। उनमें से बहुत सारी खुद ही अपने पति की मृत्यु के बाद ही साथ जाने की कामना करने लगी। क्या कह रहे हैं? कुदरती मतलब जिसको भगवान ने स्वयं बनाया हो उसको हम क्या कहते हैं? हम बोलते हैं कि वो क्या है, आप कुदरती है। समझदार, ये सारी चीजें भरोसे के योग्य नहीं होती, इस तरह के, और अपने पति की मृत्यु के बाद उनके साथ जाने की कामना करने लगती हैं कि हमको क्या करना, अपने पति के साथ जाना है। परंतु वे कहीं धकती धकती आग से ना भाग जाएं, इसलिए हम उन्हें चिता में लकड़ियों के साथ आपका कसकर बांध देते हैं। अब जहां तो वो जिद करती थी एक और
कि भैया मुझे अपने पति के साथ जाना है, लेकिन जब उन्हें पति के साथ जाना है हम उनको आग लगाएंगे तो कहीं वो भाग ना जाए उससे निकलकर, हम इसलिए उनको लकड़ियों से बांध देते हैं। ये तो था उनके सती प्रथा के जो आपके समर्थक थे उनका विचार। एक है सती प्रथा के जो आपके विरोधी थे उनका विचार। आप लोगों ने महिलाओं को अपनी स्वाभाविक क्षमता का प्रदर्शन करने का सही मौका कब दिया? कह रहे हैं कि आप लोगों ने जो महिलाएं हैं उनका अपना उनके पास कितनी क्षमता है उसका दिखाने का आपने उनको मौका कब दिया? फिर भला तुम कैसे कह सकते हो कि उन्हें वे समझदार नहीं है? अब इसमें वो तर्क दे रहे हैं, ठीक है, जो विरोधी हैं, विरोधी यानी कि तर्क दे रहे हैं कि आपने कब कैसा कह दिया कि महिलाओं में क्षमता नहीं होती, वो एफिशिएंसी नहीं होती, वो काम नहीं कर सकते? क्या आपने कभी उनको मौका दिया है? फिर भला तुम ये कैसे कह सकते हो कि उन्हें समझदार नहीं है? और तुमने कोई मौका नहीं दिया, कुछ काम आपने नहीं कराया, तो आप बिना किसी आधार पर कैसे कह सकते हो कि वो सक्षम नहीं है? अगर ज्ञान और शिक्षा के बाद कोई व्यक्ति समझ नहीं सकता हो तो पढ़ाई गई चीजों को ग्रहण करने और ना कर पाने में आप सक्षम कैसे मान सकते हैं? जब आपने कोई चीज उसको पढ़ाया नहीं है, दी नहीं है, तो आप बिना देखे बिना पढ़ाए लिखाए कैसे कह सकते हो ये इसके प्रति कैपेबल नहीं है, ये इसके प्रति अभ्यस्त नहीं है? कैसे बोल सकते हो? ठीक, परंतु अगर तुम औरतों को पढ़ने का मौका नहीं दोगे तुम्हें उन्हें कमतर कैसे कह सकते हो? क्या तो तुम उन्हें पढ़ने लिखने का मौका नहीं दिया, तुम उनको कैसे कह सकते हो, ठीक है, कि ये सब कुछ सही है, ये सब कुछ ऐसे है, ये सब कुछ वैसे हो रहा है? कैसे कह सकते हो? ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, अब ऐसे ही आगे बढ़ें। और इसी में जब राजा राम मोहन राय प्रयास कर रहे थे तभी एक विधवा पुनर्विवाह के लिए एक हमारे समाज सुधारक, समाज सेवी, जिनका नाम है, आप कहते हैं एग्जाम्पल के लिए, प्रसिद्ध समाज सुधारक ईश्वर चंद विद्यासागर। विधवा पुनर्विवाह के लिए जितना प्रयास ईश्वर चंद विद्यासागर ने किया है इतना कोई समाज सुधारक नहीं कर पाया। सबसे ज्यादा काम प्रयास किसने किया था सती प्रथा खत्म हो? राजा राम मोहन राय ने। उसके बाद कौन आ गए थे? ईश्वरचंद विद्यासागर। कारण है उसका कि ये क्यों इतने पॉपुलर हुए बाद में। कह रहे हैं कि विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीनतम ग्रंथों का हवाला दिया। आप हमारे यहाँ देखिए, अगर आप प्राचीनतम विवाह आप ग्रंथ पढ़ोगे तो उसमें हवाला दिया गया है कि जिस स्त्री का पति मर गया हो वो आपका पुनर्विवाह कर सकती है, ऐसा ग्रंथों में लिखा है। अंग्रेजी सरकार ने उनका यह सुझाव मान लिया और 1856 में विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में एक कानून पारित कर दिया गया। कब बना? 1856 में। और आप जानते हैं कि 1833 में किसकी मृत्यु हो गई? राजा राम मोहन राय की। तो ये राजा राम मोहन राय के बाद के समाज सुधारक हैं, ना कि उस समय के समकालीन। मतलब उनकी भी शुरुआत थी, लेकिन बेसिकली जब ये बहुत ज्यादा फेमस हुए 33 में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो चुकी थी। अभी तो आपने पढ़ा। ये देखिए 1833 में उनकी मृत्यु हो चुकी थी, राजा राम मोहन राय। जीआईसी बवियार, क्या नाम है आपका? सर गुड मॉर्निंग। सर नीतू वेरी गुड शुक्ला। मॉर्निंग, नीतू शुक्ला। चलो बेटा नीतू, आप इसको पढ़ना शुरू। सर कहाँ से पढ़ना है? 19वीं सदी के उत्तरार्ध। 19वीं सदी के उपरांत तक विधवा विधवा विवाह के पक्ष में चलाया जा रहा है आंदोलन देश के अन्य भागों में भी फैल गया था। मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी इलाकों में विरेसलिंग। ठीक है, शाबाश, आगे बढ़ो, बहुत अच्छे। लगभग उसी समय मुंबई में युवा बुद्धिजीवियों और
सुधारकों ने भी विधवा विभाग के प्रचार प्रसार का संकल्प लिया। उत्तर में आर्य समाज की स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद स्वामी ने भी सरस्वती ने भी विधवा विभाग का समर्थन किया था। इसके बावजूद विवाह करने वाली विधवा महिलाओं की संख्या काफी कम थी। विवाह करने वाली विधवाओं को समाज में आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता था। इस तरह रूढ़िवादी तबके इस कानून का विरोध करते रहे। चलिए, कोई और बच्चा खड़ा हो माइक लेकर पढ़ने के लिए। कोई और बच्चा? बहुत अच्छा, आपने पढ़ लिया, शाबाश। कोई और बच्चा खड़ा हो, आप किसी और को माइक दीजिए बेटा। हेलो हेलो जी सर, आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रही है आपकी प्रॉपर आवाज। लड़कियां स्कूल जाने लगती हैं। बहुत सारे सुधारकों को लगता था कि महिलाओं की दशा सुधारने के लिए लड़कियों को शिक्षित करना जरूरी है। कलकत्ता में विद्यासागर और बंबई में बहुत सारे अन्य सुधारकों ने लड़कियों के लिए स्कूल खोले। 19वीं सदी के मध्य में जब इस तरह के प्रारंभिक स्कूल खुले तो बहुत सारे लोग उनसे डरते थे। लोगों को भय कामकाज नहीं करने देंगे। स्कूल जाने के लिए लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से गुजर कर जाना पड़ता था। बहुत सारे लोगों को लगता था कि इससे स्थानों से दूर रहना चाहिए। फलस्वरूप 19वीं सदी में पढ़ने लिखने वाली ज्यादातर महिलाओं को उनके उदार विचारों वाले पिता या पति को देखरेख में घर पर ही पढ़ाया जाता रहा। कई महिलाओं ने बिना किसी की मदद लिए खुद ही पढ़ना लिखना सीखा। क्या आपको याद है पिछले साल की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पुस्तक में आपने राज सुंदरी देवी के बारे में क्या पढ़ा था? वे ऐसी महिलाओं से थी जिन्होंने रात में दिए की टिमटिमाती लौ में चोरी छिपे ही लिखना पढ़ना सीखा था। ठीक है, शाबाश, बहुत अच्छे, बैठ जाइए, धन्यवाद आपका, बहुत सुंदर। चलिए, आप लोग खड़े हुए, आप लोगों ने पढ़ने का प्रयास किया, बहुत अच्छी बात है। देखिए, अगर आप लोग खड़े होकर पढ़ेंगे और कुछ भी ना हो, आप कम से कम रीडिंग अच्छी कर सकते हैं। दूसरा, जो आपका कॉन्फिडेंस है वो आपका बढ़ता है कि चलो हमने पढ़ा। तो अब देखिए, जैसे जो बच्चे खड़े हुए हैं, अब उनसे पूछेगा, जब वो माइक ले रहे तो शायद थोड़ी सी हिचकिचाहट उनके मन में रही होगी, लेकिन माइक छोड़ने के बाद ऐसा लगता है अरे कितना हल्का सा महसूस कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो ये हमारी देखिए, वर्चुअल का बहुत सारे मीनिंग केवल ये नहीं कि पढ़ना ही है, नहीं। आप अगर माइक लेके खड़े होते हैं यानी कि आप उन सब बच्चों में सबसे अलग हैं, उनसे ज्यादा कॉन्फिडेंस रखते हैं कि आप माइक लेकर खुद खड़े हुए और पढ़े। तो जो एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका बिल्डअप होता है, जो आपका लीडरशिप जो क्वालिटी है जो मेंटेन होती है, जो बनती है, वो बहुत जरूरी है। क्लियर है? तो बिल्कुल भी हिचकिचाइए मत, सब आपके क्लास के हैं। अगर आप गलत भी पढ़ेंगे तो इसलिए तो पढ़ेंगे ताकि हम लोग आपको सही कर सके उन्हें। तो हम रीडिंग कैसे करेंगे, हमारा विश्वास कैसे आपका बिल्डअप होगा और कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? जब हम भीड़ के बीच में खड़े होकर बोल सकते हैं तो ही तो हम पे विश्वास बनेगा। अब बहुत बच्चे तो क्लास में अच्छा बोल सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, लेकिन अगर आप बाहर 10 लोगों के बीच आपको खड़ा कर दो तो वो आपका चैप्टर भी नहीं पढ़ पाते, अपना अच्छे से नाम भी नहीं बता पाएंगे। तो ऐसा नहीं है, हमको सारी चीज अच्छा बनना है, हमें पढ़ने में भी अच्छा बनना है, हमें कॉन्फिडेंस भी अच्छा रखना है, ताकि कहीं भी हो जाए जो हमें आता है हम उसको पढ़ सकते हैं। तो बहुत अच्छा आप दोनों खड़े हुए, मुझे काफी अच्छा लगा। और इस तरह से आप कम से कम जुड़िए, एक पैराग्राफ पढ़िए। जैसे मान लीजिए बहुत स्कूल के बच्चे क्या करते हैं, माइक दे दिया हमने, वो एक पैराग्राफ पढ़ते हैं, तुरंत माइक को पास करते हैं दूसरे बच्चे के लिए। इससे क्या होता है,
सभी बच्चे मिलजुल कर पढ़ पाते हैं, ठीक, और सब लोग आपस में अच्छी इंटरेक्टिविटी करते हैं। तो इससे क्या होता है, हम देखते हैं कि ये स्कूल के बच्चे बड़े अच्छे से पढ़ रहे हैं, डिपार्टमेंट के लोग आते हैं, वो आपके स्कूल का नाम लिखे जाते हैं कि यहाँ के बच्चे बड़े अच्छे हैं, ध्यान दिया जाता है। ये सारी चीजें होती हैं। तो आप लोग अच्छे से जुड़े, पढ़ें। देखिए आपने क्या करा, आपने रीडिंग करी, मेरा काम उसको समझाने का है, और कुछ चीजें मैं आपको एडिशनल बताता हूँ, तो कोशिश करिए आप उनको लिख लें। जैसे मैंने बताया कि सती प्रथा कब अंत हुआ, कैसे हुआ, जब आप चैप्टर अंत करेंगे मैं आपको कंक्लूजन दूंगा। देखिए उसने पहले कहा कि 200 साल पहले स्त्रियों की क्या हालत थी, वर्तमान में क्या है। आज हर कोई आदमी अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहता है, लेकिन आज से 100 साल पहले तक भी ऐसा नहीं था। इवन 40 साल पहले भी बहुत सारी दिक्कतें थी, और आज भी कितने स्कूल की लड़कियां ऐसी हैं जो बच्चे हैं स्कूल पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनको नहीं भेजते माँ बाप। थोड़ा इसके विषय में विचार करिए। चलिए, तो आप लोग जितना पढ़ा है इसको एक बार अच्छे से पढ़िए, 20-25 मिनट लगेंगे, आप उसका रिवीजन करिए। कल मिलते हैं आपको नेक्स्ट आपके लेक्चर में इसी चैप्टर के साथ। कोई डाउट, कोई क्वेरी रहेगी, कोई मन में मनसा है कि सर ये क्वेश्चन क्यों, ऐसा क्या हुआ, आप बेहिचक पूछिए, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।